Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की शुरुआत की थी, जो कि आपके साइंस का चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। और यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वर्क डन बेसिकली क्या होता है, एनर्जी क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया था, काइनेटिक एनर्जी ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था, वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिस्कस कर लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक शायद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखिए ये जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, के फाइनल माइनस के इनिशियल को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रिलेटेड हैं जो आप वर्क डन से रिलेटेड, जैसे ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की फोर्स में हो रहा है, यानी कि इस तरीके, ठीक है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो आपका वर्क डन जो होगा वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो आपका वर्क होगा वो आपका निगेटिव आएगा। जैसे फोर्स आपका अप साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका डाउन साइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। ठीक, इसके सेंस में आप W इक्वल्स टू माइनस एफ क्रॉस एस रखोगे, ठीक है। वही थर्ड केस क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो क्या होगा? तो वर्क डन जो होगा वो आपका जीरो होगा। यानी कि अगर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये आपका मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपका फोर्स है, तो ऐसे में जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको पता होना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखिए ये नोट्स है, आप इनको बहुत ही एग्ज़ाम टाइम के लिए एक आपके लिए बहुत समझिए कि फिनिशिंग देने वाले नोट्स हैं। आपको तुरंत एट द मोमेंट आपको याद आएंगी चीज़ें कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। तो ये नोट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में नोट्स बनाकर। देखिए नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पीछे हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? देखिए बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, उसने किस शेप को ऑब्टेन कर रखा है, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन और उस ऑब्जेक्ट का शेप किसी एनर्जी के थ्रू ऐसा बना होगा, और वही एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। वही कहना चाहता है यहाँ पर कि एनर्जी कैन गेट स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ वर्क इज डन ऑन इट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी को रखा जा सकता है अगर कोई वर्क उस पर किया जाए तो। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? द एनर्जी दैट इज possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर आप स्ट्रेच करते हो रबर स्ट्रिंग को, तो आपने क्या किया? एक एनर्जी को स्टोर किया उसके अंदर, कुछ एनर्जी लगेगा उसको खींचने में, और उसके जो आपका रबर है उसको जब एक्सपैंड करोगे, उसको जब स्ट्रेच करोगे, तो वो भी जो स्ट्रेच करते वक्त भी उसके अंदर कुछ टेंशन क्रिएट होगा, कुछ एनर्जी होगी, है ना। वही एनर्जी के कारण या उस कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल, केमिकल और इलास्टिक। अब ग्रेविटेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपका टेबल के ऊपर, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। कोई मान लीजिए कि एप्पल है, फ्रूट है, या कोई और ऑब्जेक्ट है, उसका जो मटेरियल है जिसमें वो पूरा बाइंडेड है, मतलब जैसे एप्पल है पूरा, देखो अलग अलग तो रहता नहीं है, पूरा एप्पल इकट्ठा रहता है, काट के खाते हो आप, तो जो बंधा हुआ है पूरा, जो एक शेप बना हुआ है उसका, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिसिटी है जो आपका, ये भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करोगे? इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी हाइट पे देखें, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो वर्क डन है, वो हो रहा होगा आपका अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, किसके हो रहा होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा होगा। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी को
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पर है, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट हम किसी h हाइट पर रखते हैं, तो जो h हाइट है, वो क्या होगा? वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होगी। तो यानी कि जो वर्क डन उस समय पाया जा रहा होगा, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, उसकी पोजीशन के कंपैरिजन में। तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो हमें पता है कि वर्क डन होता है W=Fs। क्या होता है? W=F.S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स को आप ma लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? बहुत अच्छी बात, ma लिख लिया आपने। अब आप ये बताइए कि जो आपकी हाइट है, ठीक है, जो आपकी हाइट है h, है ना, तो आप f की जगह mg नहीं ले सकते, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा पुश नहीं दे रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये वाला। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये हो जाएगा mg, वही लिख देगा यहाँ पर। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh। क्या हो जाएगी? mgh हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स इज इक्वल टू ma है, और जो ma है आपका, ये क्या है? g हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट पे, ये हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ये है आपका। फिर पोटेंशियल एनर्जी अब आपका दो जगह मिलेगा, क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना। हाइट क्या है? बढ़ रही है। तो एक हाइट आपकी होगी फाइनल और एक होगी हाइट आपकी इनिशियल। तो अगर आपको दो हाइट नहीं है तो ऐसे सेंस में क्या करोगे? जी, हाइट फाइनल माइनस हाइट इनिशियल, ऐसे करके आप निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। अब देखिए बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो सेम वही बात है कि इसमें क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि जो आपको h हाइट ऊपर जो एनर्जी आपको मिलेगी h1 हाइट पे, वही आपको h2 हाइट पे भी आपको वही एनर्जी मिलेगी यहाँ पर। इसी को आप बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये स्टेट ये करता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि एक जब फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और जो टोटल एनर्जी होगी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे कि टोटल एनर्जी के प्लस पी होगा। मान लीजिए कि आपने कोई बॉल जो है जो कि फ्रीली फॉल कर रही है एक हाइट से, तो वो हाइट मान लीजिए h है, तो उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, है ना। और जैसी टाइम वो हिट करेगी ग्राउंड को, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv² होगा। तो ऐसे में क्या होगा? एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुई, बल्कि जो टोटल एनर्जी थी वो रिमेन सेम रहेगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी, बस हो क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में वो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा ना दोनों का, वो दोनों का सेम होगा, वो उसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर, और यही स्टेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी कम टू द पॉइंट पावर। देखिए पावर क्या है? जो रेट है आपका किसी वर्क को करने का, ठीक है, वही क्या है? पावर है। वही क्या है? पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वही आपका पावर है। या फिर इस तरीके से कह लीजिए कि रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज पावर। और इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल पी से। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में उसने कितना वर्क डन किया, यही आपका पावर है। इसकी जो सही यूनिट है आपकी, ये होती है वॉट, जूल पर सेकंड में भी आप इसको लिख सकते हो, जो आप बात करते हो एनर्जी के फॉर्म में। एवरेज पावर आप कैसे निकालोगे? तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये ऐसे करके आप एवरेज पावर निकाल सकते हो।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए एसआई यूनिट तो आपकी वाट होती है, लेकिन जो कॉमर्शियल यूनिट है ना, ये आप पावर की, वो आपकी KWH यानी कि किलो वाट आवर है। यानी कि एनर्जी जो आपकी 1 घंटे में 1000 जूल पर सेकंड खर्च होगी, वही आपकी 1 KWH होगी। और जो आपका जो मीटर है ना, वो 1 KWH इक्वल टू 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1000 जूल पर सेकंड जब आप यूज़ कर लेते हो, तो वो आपकी 1 यूनिट बन जाती है। और ये क्या है? वो अगर पूछा जाएगा कि 1 KWH इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है पावर के टर्म्स में। न्यूमेरिकल्स इसके काफ़ी ईजी हैं, आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। ऐसा कोई वहाँ पर हार्ड एंड टफ नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक सेशन हम लोग रखेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट को फिनिश कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स इनके देखे जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक पर डाउट नहीं था, हर एक टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर है। देखिए वर्क डन में ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ था नहीं, है ना? कुछ हार्ड एंड टफ यहाँ था नहीं, बहुत ही ईजी था, क्योंकि इससे पहले जो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, सेम वही चीज़ें, उसी के फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं। तो यदि आपने उसको ध्यान दिया होगा तो आपको ये भी चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है? और अगर और कोई डाउट है आपके पास किसी दूसरे चैप्टर से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, यहाँ पर आपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके बताइए कोई और डाउट है तो आपका, कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो, कोई ऐसी चीज़ जो अभी रह गई हो बताने के लिए तो वो बताइए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं मिलता है तो, अगर आप मिस कर देते हैं नोटिफिकेशन यूट्यूब पर तो, ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा चैनल आपको। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।